नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हम वो लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चनों को हम जानेंगे। यानी कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण हम अब पूरे चैप्टरों को पढ़ने की बजाय उसका रिवीजन करें या उन क्वेश्चनों को पढ़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एग्जाम में आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो आज की जो क्लास है हम उसमें जानेंगे कि जो कौन कौन से आपके क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यानी कि जो आपका विद्युत धारा जो चैप्टर है उसके। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है विद्युत धारा से, यानी कि विद्युत धारा क्या है। तो हमने पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपसे थ्योरी में यानी कि आपको परिभाषा पूछे तो आप लिख दोगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। हम इसकी पूरी जो भी जानकारी थी हमने पिछले जो चैप्टर थे हमारे उसमें फुल डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं, और परिभाषा इसकी और क्या क्या लिख सकते हैं हम उनको हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें ऐसे दे दिया जाए, यानी कि विद्युत धारा को I से लिखते हैं, तो I बराबर हमें अगर लिखना हो या फिर आपके ऑप्शन में आ जाए I बराबर क्या होता है, तो जो आपके क्वेश्चन में अगर I बराबर आता है तो I बराबर होता है Q/T, यानी कि Q क्या है यहाँ पर आवेश और T क्या है समय, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से बन गया, क्या बन गया? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है I बराबर क्या होता है? Q/2। किस प्रकार ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपसे विद्युत धारा का सूत्र पूछ लिया जाता है, तो आपको विद्युत धारा का सूत्र उसमें लिखा होगा। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। अगर आपसे Q का निकाले तो Q निकाल लेंगे, इससे ही आप I तो दिया हुआ है, इससे आप T निकाल लेंगे, यानी कि आप तीनों जो है I का मान, Q का मान और T का मान इससे निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार हम बता चुके हैं। इसके बाद में आपके विद्युत धारा के बाद में आपके इसमें आता है इनके मात्रक। क्या आता है? इनके मात्रक। अब जैसे मान लो विद्युत धारा आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन में आपको क्या दिए होंगे? जैसे मान लो कूलाम दिया होगा, वोल्ट में कुछ भी दे सकता है आपको, तो आपको क्या दिया जाएगा? जैसे I बराबर क्या होता है? Q/T। तो जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपके? अगर इसे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो Q का क्या होता है? आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और T का मतलब क्या होता है? समय। यानी कि जो आवेश और समय, यानी कि कितने आवेश पर सेकंड में आपके गुजर रहे हैं किसी चालक तार से। तो जो अगर आपको कहे कि विद्युत धारा का मात्रक, एक तो ऐसे दे सकता है आपको जैसे Q/T का, और आपको दे सकता है एम्पियर। इसे ही क्या कह सकते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें तो आपको एम्पियर होगा। अब इस एम्पियर को जो, जैसे इसका मात्रक एम्पियर है, तो जिस यंत्र से इसको मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा का जो मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। और वोल्टेज को मापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। तो क्या होता है?
वोल्ट मीटर होता है। तो आपके जो विद्युत धारा से जो क्वेश्चन बनता है, पहला बन सकता है विद्युत धारा की परिभाषा, दूसरा बन सकता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे एमीटर से मापा जाता है। आपको एम्पियर ना दे के ऐसे भी दिया हो सकता है, आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है एम्पियर। आपको किससे मापा होगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है, यानी कि आवेश बटे सेकंड। ये क्या है आपको विद्युत धारा का मात्रक। क्वेश्चन जब आता है कंफ्यूज इसी प्रकार से होता है। अपन क्या रट लेंगे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आपको दिया क्या जाता है आवेश बटे समय। तो आपको अगर ये याद है I बराबर Q अपॉन T, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि Q का क्या होता है, Q बराबर आवेश, T बराबर समय। तो हम क्या लिख सकते हैं, आवेश बटे समय लिख सकते हैं। यानी कि आवेश को, इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम बटे सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। यानी कि आपको इस प्रकार भी मिल सकता है, कूलाम बटे सेकंड मिल सकता है। पहला क्या मिल सकता है, आवेश बटे समय। दूसरा क्या मिल सकता है, कूलाम बटे सेकंड, एम्पियर। और इसको किससे मापा जाता है, एमीटर से। ये आपके विद्युत धारा के बारे में हो गया। यानी कि जो विद्युत धारा है आपकी, उसके बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में आपको इनका जो मान है, यानी कि आपका एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर कितना होता है, -19 होता है। कितना होता है, 10 टू की पावर 19 होता है। ये आपको कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश यानी कि जो चार्ज का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। उसके बाद में आपके इसमें जो विद्युत विभव और विभवांतर में से बन सकता है। तो जो विद्युत विभव और विभवांतर यानी कि इनका मात्रक क्या है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो उसमें क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, देखो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। मापा किससे जाता है, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। उसके बाद में आपके ओम के नियम से पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, ओम का नियम। उसके बाद में आपको क्या पूछा जा सकता है, ओम का नियम। यानी कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपसे V समानुपाती I, क्या होगा, V समानुपाती I होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, I बराबर V अपॉन R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, I बराबर V अपॉन R। अब मैंने आपको बताया था कि देखो जो आप इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आया था R। क्या आया था, R। तो वो R मैंने किस प्रकार क्या है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। तो स्थिरांक क्या है, R है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहे तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर I R हो जाएगा। अगर हम I बराबर लिखें, I बराबर लिखें तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम R बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, हम R बराबर आप लिखना चाहे तो V का V रह जाएगा, I यहाँ जाएगा R, यानी कि लिख सकते हैं हम, देखो इस प्रकार R बराबर हम लिख सकते हैं V अपॉन I लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ओम के नियम से। ओम के नियम से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके न्यूमेरिकल टाइप में आपसे। किस प्रकार, आपको रेजिस्टेंस, अगर किसी का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, वोल्टेज दी होगी, धारा का मान दिया होगा और रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या आपको रेजिस्टेंस दिया होगा और धारा का मान दिया होगा, वोल्टेज निकलवा लेगा। तो आपके कुछ भी इन तीनों में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कि किस प्रकार से एक चीज़ का मान निकलवाएगा, दो का दिया होगा। और आपके ओम के नियम की परिभाषा जो पूछी जा सकती है, ओम के नियम की जो परिभाषा है वो क्या है। उसके बाद में आपके ओम के नियम की परिभाषा के बाद में आपके प्रतिरोध आ जाते हैं। उसके बाद में क्या आता है, आपके प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने बताए थे, प्रतिरोध दो प्रकार, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कौन से क्रम में, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो श्रेणी क्रम का मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या बताया था आपको, श्रेणी क्रम में तो R बराबर यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके जितने भी जो रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में लगे होंगे, यानी श्रेणी क्रम में लगे होंगे, उनको क्या किया जाएगा, एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
और आपके समांतर क्रम में किस प्रकार से जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 डॉट डॉट, यानी कि आगे जितने भी जो रेजिस्टेंस है टोटल हम सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। अब जैसे देखो ये क्लास क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखो पूरा तो आपको हम बता चुके हैं, जो आपकी पिछली क्लास है उनमें हम डिटेल से सब कुछ बताया है, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, संभावना किस प्रकार से रहती है और क्या क्या हमें याद रखना है, यानी कि कुछ बातें हम भूल गए हैं तो वो याद आ जाएंगी, उस पर्पज़ से ये आपकी क्लास ली जा रही है। अब जैसे मान लो आपका पहला था जो श्रेणी क्रम वाला, पहला कौन सा था, श्रेणी क्रम, और दूसरा कौन सा था, समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम थे, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी जो रेजिस्टेंस है वो आपके जुड़े हुए होंगे, किस में, श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े होंगे। और जो आपका समांतर क्रम का जो फॉर्मूला था तो वो क्या था आपका 1/r1, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे कुछ थे। यानी कि ये आपके फॉर्मूले है रेजिस्टेंस निकालने के। जो आपका प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध जो निकाला जाता है वो इनसे निकाला जाता है। जैसे मान लो श्रेणी क्रम में तो आपको या तो डायग्राम दे देगा या सीधे कह देगा, जैसे ऐसे कह दिया किसी परिपथ में आपके 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। पहला है 5 ओम का, उसके बाद में दूसरा है 10 ओम का और तीसरा है 15 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। तो हमें अगर टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 दूनी 30, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 ओम होगा। अब देखो इसमें अगर आपसे पूछे, इसमें कह दे, अगर मान लो आपके कोई क्वेश्चन आता है, इसमें कोई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, किसी परिपथ में मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है और वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का ही है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का ही है, मान लेते हैं हम, क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है, और तीसरा रेजिस्टेंस वही 15 ओम का है। तो इसमें क्या कहेगा आपको कि टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। क्या कहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने भी जो रेजिस्टेंस है उनको इस प्रकार जोड़ देंगे। मैं अगर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 ऐसे ही होता, एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 6 की 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये जो आपका मान है ये 1/r का आ रहा है। तो 6 और 3 9 और 2 11/30, क्या आ गया, 11/30। हम अगर r का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो 30/11, यानी कि 11 दूनी 22, पॉइंट लगेगा, क्या लगेगा, पॉइंट। 11 7 77, ठीक है। ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, यानी कि 2.7 के समथिंग कुछ आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का मान। क्या आ जाएगा, 2.7 कर। देखो इसमें दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपका सीरीज में यानी कि जो आपके श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस टोटल पूछे, टोटल रेजिस्टेंस का अगर आपसे मान पूछे तो जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है ना उससे ज़्यादा मान आएगा। जो आपका सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा ही मान आएगा आपके आंसर में। अगर आपसे टोटल रेजिस्टेंस जैसे 15 है तो यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो टोटल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 15। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसका जो मान आएगा ना वो 15 से ज़्यादा आएगा। वो क्या आएगा, आपके 15 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा।
जो आपका सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, क्या है आपके सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, उससे भी कम आपका टोटल रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, 2, 4 और 8 ओम मान लेते हैं ये कोई रेजिस्टेंस है, 2, 4 और 8 के, यानी कि 3 रेजिस्टेंस ले लिए मान लिए हमने, ये आपके क्या है रेजिस्टेंस है। अब इनका हमें मान निकालना है, जो हमें चीज़ चेक करनी है कि 5 से इससे सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा नंबर का रेजिस्टेंस होगा टोटल, और सबसे कम नंबर का जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। मान लेते पहले सीरीज में, पहले अपन श्रेणी क्रम में देखते हैं, तो 4, 2, 6 और 8 14 हो गए, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आया आपके 14 निकल के आया। और अगर हमें इसे श्रेणी में तो हमने निकाले, समांतर क्रम में निकालें आप, तो 1/2 प्लस 1/4 और 1/8। अगर अपनी बात सही है तो जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो 2 से कम आना चाहिए। मैंने एलसीएम लिया, कितना 8 आया, 2 चौको 8 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 8 एकम 8। अब देखो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 8/7, यानी कि 1.11 कुछ ऐसा आएगा, यानी कि एक किससे कम आ रहा है 2 से कम आ रहा है, किससे कम आ रहा है 2 से कम आ रहा है, और यहाँ पे 5 से कम आ रहा है। यानी कि आपको सीरीज में हमेशा जो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी कि श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा आएगा, और समांतर क्रम में जो आपका सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे कम आएगा। तो ये थी आपके कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंस के। अब उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जो पदार्थ यानी कि कोई भी प्रतिरोध है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो निर्भर किस किस पर करता है, प्रतिरोधों की जो निर्भरता है, यानी कि प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करते हैं। तो जो पहला आपका पॉइंट बनता है वो है चालक की लंबाई। वो क्या है, चालक की लंबाई पर। पहला क्या बन गया, चालक की लंबाई पर। किस प्रकार से, R समानुपाती L। किस प्रकार से, R समानुपाती L लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके बनता है दूसरा, यानी कि कोई भी अगर जो है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इस पर किस प्रकार पड़ता है, इस पर R समानुपात प्रोपोर्शनल टू R 1/A। ठीक है। उसके बाद में आपके तीसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है पदार्थ किस प्रकार का, यानी कि पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी है। तीसरा क्या बनता है, पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बनता है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे है। उसके बाद में आपके चौथा जो पॉइंट बनता है वो बनता है चालक के ताप पर, यानी कि टेम्परेचर पर। चालक के ताप पर। इन चार चीजों पर आपका जो यानी कि जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो निर्भर करता है। किस किस पर करता है, आपके क्वेश्चन में जो भी आधा नंबर का या फिर 1 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या पूछा जाएगा, जो प्रतिरोधों की निर्भरता किस पर है, यानी कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करते हैं। तो जो आपको प्रतिरोध यानी कि आधा नंबर में आया तो आपको लिखना होगा चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। अब किस प्रकार से करते हैं वो मैंने पहले भी बता चुके हैं, यानी कि आपका क्या है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो चार चीज है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है।
उसके बाद में क्या होता है, जैसे मान लो तीसरे नंबर पर उसकी प्रकृति पर, जैसे मान लो आपका जो चालक तार है वो किस प्रकार से, जैसे मान लो आप एक चांदी का वायर लेते हो, यानी कि क्या लेते हो, चांदी का तार लेते हो, तो उसमें मुक्त यानी कि इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा है वो अच्छे से प्रवाहित हो पाएगी। तो यानी कि प्रकृति कैसी है उसकी, वो किस प्रकार की धातु का बना है, यानी कि वो चालक है, एक सुचालक है, यानी कि वो चालक होगा, यानी कि गुड कंडक्टर होगा, तो उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी। गुड कंडक्टर क्या होंगे, जैसे मान लो चांदी हुई, कॉपर यानी कि जो तांबा होता है वो, तो वगैरह वगैरह। तो यानी कि ये पदार्थ की प्रकृति, यानी कि मान लो एक चांदी का तार है, एक लोहे का तार है, तो अगर दोनों की तुलना करें तो चांदी के तार में विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। उसी प्रकार मान लो मैं कहूँ लकड़ी है, मैं कहूँ एक तरफ लकड़ी है एक तरफ तार है, अगर दोनों में किसी में धारा प्रवाहित करानी हो तो तार, जो लोहे का तार है उसमें आसानी से, क्योंकि जो आपकी लकड़ी है वो यानी कि विद्युत की क्या है, कुचालक है। तो यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुड कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो कौन होता है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी, यानी कि क्या, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर होता है विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि जो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कैसा है, यानी कि उसकी मोटाई कैसी है, उसकी जो मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, इन सब चीज़ों पर उस क्या करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। ये थे आपके प्रतिरोधों के बारे में। प्रतिरोधों के बारे में और क्वेश्चन कैसा कैसा भी आ सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये आपका कोई क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ इस प्रकार से, और एक चौथा रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ मैंने एक विद्युत बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, विद्युत बैटरी लगा दी, सप्लाई दे दी। अगर 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, क्या हो गया, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, उसके बाद में यहाँ आपको 10 ओम, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्या आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायग्राम बना हुआ आ जाएगा। तो आप पहले तो ये पहचानोगे कि यानी कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में, कौन से ये क्रम में लगा हुआ है। तब हम पहले यही चीज़ नहीं पहचान पाएंगे कि श्रेणी में है या समांतर में, तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हमें ये पता नहीं है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, इस चीज़ को कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो समांतर में है या श्रेणी में। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जब लगे हो तो ये हमेशा कैसे होंगे, समांतर क्रम में। अब इसमें देखो ये समांतर क्रम में है, बाकी इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का जो मैंने तरीका बताया था, पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं उनको हल किया जाता है। तो मैं इनको अगर हल करूंगा तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/r1 वाला, 1/r बट्टे, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 + 1/r2, आगे ऐसे ही चलता है। तो 1/5 + 1/10 + 1/10। अब जैसे इनको हम एलसीएम लेंगे तो मैं क्या ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ। तो 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 30, 6 × 3 = 18 और 2, 6 × 3 = 9 और 2 = 11/30। क्या हो जाएगा, 11/30। इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/11। तो ये जो आपका अब ये जो बन गया तो वो ये इस प्रकार से बन गया, कुछ एक जो ये रेजिस्टेंस और दूसरा ये रेजिस्टेंस। अब ये कितने का हो गया, 30/11 का, और ये कितने का हो गया आपके, ये 10 ओम का ही था। ये किसका था, 10 ओम का ही। अब इसे देखो, चाहे तो आप इसको डिवाइड करके जोड़ लो। अब ये किस में हो गए, यानी श्रेणी क्रम में हो गए, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो 30 + 11 प्लस कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे जोड़ दो, 11 × 2 = 110 + 30 कितने हो जाएंगे,
11 इसको सॉल्व करते हैं। 11 दाई का 110 प्लस 30 140 यानी कि 140/11 कितना आ जाएगा 140/11। या तो इस प्रकार से कर लो आप सॉल्व, या आप पे इस प्रकार से नहीं होता तो यहाँ पे डिवाइड कर लो इसको। तो 11 दूनी 22 कितने बचे 8, कितना लगा दिया 0, 11 7 77 यानी कि 2.7 कितना बचा 3, 11 दूना 22 यानी कि कुछ 2.72 के समथिंग आया। तो आप इसमें जोड़ो कितने हो गए 10 और 2 12.72 के समथिंग आपके आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इस प्रकार से देखो हम 11 दाई के 110 और 30 140 यानी कि यहाँ आता तो कितना हो जाता 140/11। तो देखो 11 को भाग दिया किसमें 14 में, कितने बार गया 1 बार गया। उसके बाद में कितने बचे 11 कम 11 3 बचे। तो मैंने क्या लिख दिया 30 लिख दिया, ये 0 लगा दिया। तो 30 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। उसके बाद में बचे कितने मेरे पास 8 बचे, कितने शेष बचे 8 बचे। पॉइंट लगाया मैंने 0 लगा दिया, 11 7 77 वही कितने बचे 3 बचे, 30 हो गए। तो 11 दूनी 22 वही 12.72 के समथिंग आया। यानी कि चाहे आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लो चाहे इस प्रकार से सॉल्व कर लो, आपके आंसर वही आने हैं। तो हमें जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, श्रेणी क्रम में है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी परिपथ में दो रेजिस्टेंस दो प्रतिरोध जिनका मान 2 प्रतिरोध 5 ओम और 10 ओम है जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है। तो 5 और 10 कितने हो गए, यानी कि 1/, जो आपके क्वेश्चन किसमें का है समांतर क्रम में, फॉर्मूला 1/r वाला लग जाएगा। तो 1/5 + 1/10 एलसीएम 10 आ गया, 2 + 1 यानी कि 3/10। 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.333 इस प्रकार से आएगा। अब देखो मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि जो रेजिस्टेंस का जो मान है वो समांतर क्रम में हमेशा सबसे छोटे जो रेजिस्टेंस है उससे कम होगा। तो आप मान देख सकते हो अनुमानित, अगर कभी क्वेश्चन गलत होने के चांस हो आपके ज़्यादा आ जाए तो हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं। 3.333 यानी कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 से छोटे हैं ये, हाँ तो इसका मतलब ये आंसर ठीक हो सकते हैं, संभावना ऐसा नहीं कि यही सही है कुछ और, लेकिन 5 से हाँ या 5 से ज़्यादा आ जाते तो हम ये मान सकते थे कि ये आंसर गलत है। यहाँ पे आप देखो पहले तो आपके इससे छोटा ही आया, लेकिन यहाँ पर ये एक सीरीज में लगा हुआ था, श्रेणी क्रम में लगा हुआ था, इस प्रकार इस वजह से ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। यानी कि जो श्रेणी क्रम में अगर आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनका मान बढ़ेगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका मान बढ़ेगा। और आपके अगर समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। इसी प्रकार जो सप्लाई दी जाती है घरों में वो समांतर क्रम में, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी कारण हो सकता है, दूसरा जो अगर आपके श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो सारे एक साथ बंद होने और यानी कि सारे एक साथ जलेंगे, सारे एक साथ बंद होंगे, कई समस्याएं होती है, उसमें से ये भी एक कारण है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, क्या थे ये आपके कुछ क्वेश्चन के, यानी कि जो प्रतिरोध है वो किस किस चीज़ पर आपके निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता को बताइए, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो आप
ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। उसकी लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टेम्परेचर पर, और चालक की जो प्रकृति है, यानी कि जो आपके जो वो है चालक तार है कुछ भी है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। इसके और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं सबको एक पेपर पर नोट कर लूँगा और आपको एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मैं कराऊँगा। इसके बाद में आपको बनता है कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, यानी कि ताप वाले क्वेश्चन, यानी कि टेम्परेचर के, जो आपके ताप वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि हीट वाले। तो H बराबर क्या होता है, हीट यानी कि ऊष्मा, हीट यानी कि ऊष्मा। जो H बराबर क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू टी। क्या होता है H बराबर V इंटू आई इंटू टी। यानी कि कोई विद्युत धारा है और जो वोल्टेज और कितने समय तक पर्टिकुलर किसी जो चालक तार उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें जो हीट होगी वो कितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, H बराबर V इंटू आई इंटू टी। इसका एक फॉर्मूला और बनता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या बनता है, आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन यहीं से आता है आपके, या तो फॉर्मूले नहीं तो न्यूमेरिकल आ जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल कैसे आ जाएगा, आपको ऊष्मा का जो H यानी कि हीट का आपको मान निकलवाएगा, आपको वोल्टेज दे देगा, आपको धारा दे देगा, और आपको क्या दे देगा, टाइम दे देगा, समय दे देगा। तो आपको हीट निकालनी होगी। दूसरा फॉर्मूला ये कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से, V को क्या लिख सकते हैं, V बराबर आई आर लिख सकते हैं। देखो H बराबर ये इसी से बना है, ये भी H बराबर V बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू आर इंटू आई टी, पहले से ही है आई टी। अब देखो एक आई ये है, एक आई ये है, तो आई क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर टी। क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर टी। तो यानी कि इसी का फॉर्मूला है, यानी कि किस प्रकार से ये आया है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आ सकता है कि जो विद्युत धारा का मान है, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान जो दिया होगा वो आपको 5 एम्पियर दिया है। कितना, 5 एम्पियर विद्युत धारा का मान है, और जो आपको V का मान दिया होगा वो आपको दिया होगा 200। कितना दिया होगा, 200 मान लेते हैं। उसके बाद में आपको समय T, समय यानी कि समय हमेशा किस में दिया होगा, सेकंड में दिया होगा। समय हमेशा किस में दिया होगा, सेकंड में दिया होगा। तो समय आपको 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है हमें, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो हम किस में फॉर्मूले, देखो ये I का मान हो गया, ये V का होगा, और ये T का हो गया। तो हमें कौन सा लगाना है फॉर्मूला, V इंटू आई इंटू टी। अगर मैं यहाँ V का मान ना देकर, यहाँ पर मुझे V का मान नहीं दिया होता और R का मान दिया होता, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता। कौन सा वाला, ये फॉर्मूला। तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, I का मान मान लो 5 एम्पियर है, I का मान 5 एम्पियर है, R का मान कितना हो गया, 100, रेजिस्टेंस कितना, 100 है। उसके बाद में आपको टाइम दिया वही 10 सेकंड। ठीक है, तो आपको अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, इस प्रकार यानी कि I का मान, V का मान और T का मान दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जबकि आपको अगर V का मान ना देकर आपको R रेजिस्टेंस का मान दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर वाले पार्ट में। उसके बाद में जो मात्रक होता है आपके जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका जूल होता है। मात्रक क्या होता है, इसका जूल होता है। मात्रक क्या होता है, इसका जूल होता है। मात्रक क्या होता है, इसका जूल होता है। इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं। टेम्परेचर वाले में से क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं।
न्यूमेरिकल किस प्रकार से आपको दिया होगा वो आपको इस क्वेश्चन में यानी कि इस फॉर्मूले आपको लगाने हैं। बाकी आप कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो और मात्रक पूछ सकते हैं आपको कि ऊष्मा का जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये आपके यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं आपके विद्युत शक्ति। इसी में एक टॉपिक क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, कार्य करने की दर। क्या लिख सकते हैं हमें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको हम H से डिनोट करते हैं, इसको किससे करेंगे, P से, यानी कि पावर। इसको किससे डिनोट करेंगे, P से, पावर। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं हमें, P बराबर V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर। यानी कि किसी परिपथ में कितनी वोल्टेज जा रही है और कितनी धारा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। उसके बाद में इसका जो यानी कि विद्युत जो शक्ति है, इसका जो मात्रक होता है, एक तो होता है वाट, यानी कि एक तो होता है वाट, एक होता है किलोवाट। एक तो हो गया वाट, एक हो गया किलोवाट। ये जो किलोवाट है ये kWh, ये कहाँ लिया जाता है, जैसे आपके जो रीडिंग निकाली जाती है, आपके घरों में जो रीडिंग वगैरह निकालते जाते हैं वो किलोवाट में निकाली जाती है। यानी कि जो वाट है ये एक छोटा मात्रक है और किलोवाट क्या है, एक बड़ा मात्रक है। ये थे आपके जो विद्युत शक्ति वाले में से। अब एक फॉर्मूला जो आपको एक याद रखना है, यानी कि आपको वाट इंटू घंटा यानी कि हावर्स इंटू दिन इंटू जो उपकरण का वो है, यानी कि वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 100, ये किसका है, यूनिट। ये आपके क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी, जैसे प्रतिरोधों का मैंने अभी प्रतिरोधों वाले जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध में से क्वेश्चन महत्वपूर्ण कौन सा, प्रतिरोधों की निर्भरता, या फिर उसमें के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। या तो प्रतिरोध की निर्भरता आ जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिरोधों में से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे आपकी जो विद्युत शक्ति है इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% ये आएगा। क्या आएगा, यूनिट वाला आएगा। क्यों, क्योंकि आपसे अधिकतर वो यूनिट पूछेगा। आपको क्या क्या दे देगा, जैसे मान लो किसी के घर में कोई भी है, 2 बल्ब है और पंखा वगैरह चल रहे हैं, तो यानी कि उनके आपको क्या दे देंगे, वोट, कितने कितने वोट के हैं वो, कितने कितने वोट के, तो आप और कितने टाइम के लिए जल रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए जल रहे हैं और कितने दिनों तक जल रहे हैं। यानी कि जो आपका मीटर का जो बिल जो रीडिंग है, यानी कि आपको जो मीटर में से बिल निकालना है तो वो 1 महीने का निकालने के लिए कहेगा या 15 दिन का निकालने के लिए कहेगा। तो जैसे दिन के लिए अगर 1 महीने कहे तो 30 दिन लिख लेने, 15 दिन कहे तो 15 दिन लिख लेने हैं, और 1000 का डिवाइड कर, क्योंकि 1000 के क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें किस में निकालना है, किलोवाट में। यूनिट किस में निकल के आएगी, फिर किलोवाट में निकल के आएगी। और ये फॉर्मूले लगाने से हम क्या निकाल सकते हैं, बिजली का बिल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बिजली का बिल निकाल सकते हैं। वाट इंटू घंटा इंटू टाइम अपॉन 100, ये क्या है, यूनिट निकालने का तरीका। जैसे जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको डिटेल से करा चुका हूँ कि किस प्रकार से यूनिट यानी कि बिजली का बिल निकाला जाता है, इसके मात्रक क्या क्या है, सब कुछ बताया। लेकिन ये क्या है, सिर्फ आपको दोबारा उन चीज़ों को याद कराने का, मतलब एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्वेश्चनों का पता भी चल जाए। इसमें के सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन धारा वाला, यानी कि विद्युत धारा की परिभाषा पूछ ले चाहे तो, चाहे फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, फॉर्मूले तो आपको सारे याद करने हैं। इसमें से विद्युत धारा वाला फॉर्मूला याद करना है, टेम्परेचर वाला, और आपको पावर वाला यानी कि ऊर्जा वाला, आपको ये तीनों चारों फॉर्मूले याद रखने हैं।
उसके बाद में इनके मात्रक, यानी कि फॉर्मूले में से ही मात्रक आपको निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने विद्युत धारा का I बराबर Q/T, तो Q का क्या होता है कूलाम और T का क्या होता है सेकंड यानी कि समय। तो इस प्रकार से हमें उस जो आपके मात्रक है उसका भी और भी उसमें मात्रक को सॉल्व करके आपसे जो उसका मात्रक पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने रहे। इसमें से जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपको अभी आपकी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उन सब के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।